Hello friends, I am Saurabh Goyal. Today I am discussing about the genome editing tools. Genome editing tools. तो जीनोम एडिटिंग टूल्स जैसे कि हमारा जीनोम है, मान लो या डीएनए है। डीएनए की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैसे, ठीक है। अगर इस डीएनए को मुझे क्या करना है, इस डीएनए सीक्वेंस में कोई नया जीन इंसर्ट करना है या कोई न्यू जीन इंसर्ट करना है या ये रीजन यहाँ से मुझे हटाना है, डिलीट करना है। दैट मीन्स हम ये देख सकते हैं जीन का फंक्शन कैसे रेगुलेट करेंगे, कि कैसे हम जीन के फंक्शन को चेंज कर सकते हैं ड्यू टू द जीनोम एडिटिंग टूल्स। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मुझे ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, तो हम ये पहले देखेंगे कि ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए कौन सा जीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो वहां पे लो एक्सप्रेस हो रहा है। अगर कोई जीन ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब मुझे ये तो पता है कि वो ड्रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो वहां पे लो लेवल पे एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। लो लेवल पे एक्सप्रेस हो रहा है तो हम किस तरह से उस जीन को एडिट करें कि उसका एक्सप्रेशन हाई हो जाए और वो प्लांट में ड्रॉट रेजिस्टेंस शो करने लगे, ठीक है। तो हम जीन एडिटिंग टूल्स के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स हैं जिनका ऑयल यील्डिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है या डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट बनाए हैं, तो इसका एकदम जीनोम एडिटिंग सब जीनोम एडिटिंग टूल्स के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जैसा कि जीनोम एडिटिंग टूल्स हैं, जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजीज आर पावरफुल टूल्स फॉर स्टडिंग जीन फंक्शन। हम इसमें जीन फंक्शन स्टडी करते हैं एंड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जो इस को हम क्यों स्टडी करते हैं, जीन फंक्शन के लिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर हम कई बात करूँ एनिमल में हम हो सकते हैं, कई कैरेक्टर्स को हम, कई डिजीज को हम इसके द्वारा रेगुलेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे प्लांट के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे द टेक्नोलॉजीज रिले ऑन इंजीनियर्ड एंडोन्यूक्लियोस टू जनरेट डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स एट टारगेट लोसाई। जो ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसमें एंडोन्यूक्लियस होती है और ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जनरेट करती हैं टारगेट लोसाई पे। जो लोसाई होता है, जिस जीन को हमें काटना है या जिस जीन को हमें एडिट करना है, वहां पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जनरेट करते हैं, ठीक है। और उस डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को अगर मान लो वहां से मुझे कोई चीज डिलीट करनी है या कोई चीज इंसर्ट करनी है डीएनए में, तो दोनों स्ट्रैंड्स को हम काटेंगे, ठीक है। अब उस कटे हुए स्ट्रैंड में मान लो हमने जीन क्या किया, जैसे फॉर हाइपोथेटिकल सोच सकते हो ये कि जैसे ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अब मैंने यहाँ पे इसके ब्रेक किया तो ये हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है। या तो यहाँ से डिलीट होगा या यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीएनए को इंसर्ट करेंगे, फिर इसको लाइगेशन रिएक्शन की जरूरत होगी। लेकिन इस टारगेट जो ब्रेक द डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक वाला है, इसे हम रिपेयर करते हैं या तो एरर प्रोन नॉन होमोलॉगस, ठीक है, एंड ज्वाइनिंग मेथड से, या हम होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर सिस्टम यूज करते हैं इसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और इससे हमारा म्यूटेशन भी क्रिएट हो सकता है वहां पे, ठीक। तो जो टेक्नोलॉजी है, जो टूल्स हैं, वो यहाँ पे हम 4 टूल्स की बात करेंगे। पहला जो है वो है जिंक फिंगर न्यूक्लियस, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। यहाँ से क्या है कि यहाँ से कभी कभी एमएससी एंट्रेंस में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टैलेंट या फुल नेम ऑफ अ टैलेंट, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। एक है फिर पीएनए पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड, फिर क्रिस्पर कैस, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक है, ठीक है। तो हम एक एक की बात करेंगे, यहाँ पे हम क्रिस्पर कैस की बात नहीं करेंगे। क्रिस्पर कैस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि क्रिस्पर कैस अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्टली वी डिस्कसिंग अबाउट द जिंक फिंगर न्यूक्लियस। जिंक फिंगर न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जिंक फिंगर क्या होता है। जिंक फिंगर इज द सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। देखो ये क्या होती है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और इससे जिंक फिंगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जिंक जो मेटल होता है वो अटैच रहता है सिस्टीन एंड हिस्टिडीन मॉलिक्यूल से, 2 सिस्टीन एंड हिस्टिडीन मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जिंक फिंगर डोमेन। अब ये जिंक फिंगर डोमेन जो होता है, इसके पास ये डीएनए के साथ बाइंड करता है, ठीक है।
ये क्या करता है, डीएनए के साथ बाइंड करता है। लेकिन डीएनए के साथ कैसे बाइंड कर जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे हमारा इसमें क्या होता है, एक अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा सीट होती है, ठीक है। ये हमारी बीटा सीट है और ये हमारा अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। तो जो एंटीपैरेलल बीटा सीट है और अल्फा हेलिक्स है, ये कैसे हमारा डीएनए के साथ बाइंड करता है, ये बाइंड करता है डीएनए के मेजर ग्रुप के साथ। मेजर जो डीएनए का मेजर ग्रुप होता है उसके साथ ये बाइंड करती है, क्योंकि अल्फा हेलिक्स हमारा इंसर्ट करता है मेजर ग्रुप में, क्योंकि अल्फा हेलिक्स जो होता है वो 12 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर का होता है और जो मेजर ग्रुप होता है उसका डायमीटर जो होता है वो 22 एंगस्ट्रॉम होता है। तो देखो कितना डिफरेंस है। तो जो हमारा डोमेन है अल्फा जेड जिंक फिंगर डोमेन है, वो आसानी से 4 से 6 बेस पेयर के साथ मेजर ग्रुप में जाकर बाइंड कर जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा रखा है, ये है एक जिंक फिंगर डोमेन, दूसरा तीसरा, ठीक। तो ये मेरा मेजर ग्रुप है, मेजर ग्रुप के 4 से 5 बेस पेयर के साथ ये बाइंड करता है और जो डायमीटर ऑफ अल्फा हेलिक्स होता है वो 12 एंगस्ट्रॉम होता है। अल्फा हेलिक्स जाके मेजर ग्रुप में बाइंड करता है और डायमीटर ऑफ, ये देखो ये प्लेन के ऊपर है, ये बीटा शीट जो है वो प्लेन के ऊपर है और जो अल्फा हेलिक्स है वो अंदर है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ बी डीएनए मेजर ग्रुप इज 22 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो वो डायमीटर ऑफ अल्फा हेलिक्स वो है 12 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो इसी वजह से जो अल्फा हेलिक्स है वो इसके साथ जाकर बाइंड कर देता है। ये तो हो गई हमारी जिंक फिंगर डोमेन के बारे में बात। अब जो होता है, क्या होता है जिंक फिंगर न्यूक्लियस टूल्स। जो ये टूल्स है इसे आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया है, जो जिंक फिंगर डोमेन होते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जोड़ देते हैं, ठीक है। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हम जोड़ देते हैं। थ्योरेटिकली आप यहाँ से पढ़ लेना, लेकिन मैं यहाँ पे डायग्राम से तुमको समझा देता हूँ। एक जिंक फिंगर डोमेन जो होता है, जो एक जिंक फिंगर डोमेन है वो 3 नाइट्रोजन बेस के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 5 to 6 जो जिंक फिंगर डोमेन होते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को, अब जो जिंक फिंगर डोमेन है वो हमारे डिजाइन किए जाते हैं, सीक्वेंस स्पेसिफिक डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, कि वो उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करें फिर वहां पे कट लगाएं, ठीक है। ये डिजाइन किए जाते हैं जिंक फिंगर डोमेन। तो होता क्या है, यहाँ पे जिंक फिंगर डोमेन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें एक हम आर्टिफिशियली पॉक1 एंजाइम ऐड करते हैं। पॉक1 एंजाइम जो होता है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस 2, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 2 होते हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 टाइप होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, सेकंड एंड थर्ड। तो ये पॉक1 जो होता है वो सेकंड टाइप का एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें ऐड करता है, ठीक है। अब इसके अपोजिट, ये तो हो गई फॉरवर्ड। अब जो रिवर्स हमारी स्टैंड है उस पे भी इसी तरह से जिंक फिंगर रिकॉग्नाइज करते हैं, उसमें पॉक1 जोड़ते हैं। अब जब पॉक1 यहाँ पे डाइमराइज होते हैं तो ये यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जनरेट कर देते हैं, क्योंकि पॉक1 तभी एक्टिव होता है जब वो डाइमराइज हो जाता है। अब जब ये डाइमराइज होगा तभी हमारा इसको कट करेगा। तो जब यहाँ पे ये कट कर देगा तो हम यहाँ पे जीन को इंसर्ट भी करा सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह से जिंक फिंगर न्यूक्लियस का यूज करके हम जीनोम को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, टैलेंट। टैलेंट की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, ठीक है। अब टैलेंट जो होती है, हाँ देखो इसे जो जो जेडएफएन है, ये सबसे पहले प्लांट के केस में अगर हम बात करें तो 2005 में यूज की गई, ठीक है। और ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, वहां से तुम पढ़ लेना, ठीक। अब होता क्या है आगे, जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस है, इसकी बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले 2011 में प्लांट के केस में यूज की गई। ये सेकेंड जनरेशन है, जेडएफएन फर्स्ट जनरेशन टेक्निक्स थी, ये सेकेंड जनरेशन है। अब होता क्या है, लाइक जेडएफएन, टैलन में भी क्या होता है कि हम, टैलन इज अ प्रोटीन, जो क्या होता है, टैलन एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं टैल इफेक्टर प्रोटीन, सिक्रेटेड बाय जेंथोमोनास बैक्टीरिया। जो जेंथोमोनास बैक्टीरिया है उसके द्वारा सिक्रेट होती है, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ देयर होस्ट प्लांट एंड बाइंड टू प्लांट डीएनए, इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये प्लांट डीएनए के साथ बाइंड करती है। ए डोमेन कंटेनिंग 34 to 35 अमीनो एसिड रिपीट्स,
इसमें जो अमाइनो एसिड का रिपीट होता है वो 34 से 35 होता है और ये डीएनए के साथ बाइंड करती है। तो क्या किया साइंटिस्ट ने सोचा कि ये एक डीएनए के साथ जब बाइंड करती है और इसमें उन्होंने फिर क्या किया, जैसे कि हमने ज़ाइडोफेन में एंडोन्यूक्लियस फॉक1 जो ऐड किया था, उसी तरह से हमने टैलन में भी क्या किया, फॉक1 को ऐड किया। ठीक है, अब इन्होंने फॉक1 को जब यहाँ पे ऐड किया, फॉक1 को इसकी मैकेनिज्म भी देखो, ये है, देखो क्या है, टैलन है, देखो क्या होता है, ये क्या है टैलन, टैलन कितने अमाइनो एसिड लॉन्ग है रिपीट का, 32 35 अमाइनो एसिड। ठीक है, 32 35 अमाइनो एसिड। अब एक टैलन 32 35 अमाइनो एसिड है, तो ये अपने अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज कैसे करता है, तो इसमें जो होते हैं वो कंजर्व्ड रिपीट होते हैं। अब ये कंजर्व्ड रिपीट, जैसे कि यहाँ पे मान लो इस वाले के केस में देखो ni आया है, अब ni किसको रिकॉग्नाइज करेगा, एडेनिन को। इसी प्रकार जब यहाँ पे अगर Ng आ जाएगा तो वो T को रिकॉग्नाइज करेगा, या Nn आ जाएगा वो G को रिकॉग्नाइज करेगा, Hd आ जाएगा वो C को रिकॉग्नाइज करेगा। ये वन अल्फा मतलब वन लेटर है वर्ड अमाइनो एसिड के, N और I, N और G, ठीक है, ये वन लेटर है। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे टैलन इफेक्टर कंटेन सेट ऑफ, जैसे तुमने अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का एक वर्ड नेम क्या है, G। ठीक है, इसी प्रकार मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन का क्या है, N, हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन का क्या है, H, सेरीन है, सेरीन का क्या है, H। इसी प्रकार ये अमाइनो एसिड के वन वर्ड दिए हुए हैं, वन लेटर नेम दिया हुआ है। ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पे Ni है, आइसोल्यूसिन, और N फॉर एस्पराजिन। ठीक है, तो वो यहाँ पे एडेनिन को कोड करेगा। तो ये होता है यहाँ पे। तो हम बात कर लेते हैं कि जैसे अब ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे डीएनए में। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को जब रिकॉग्नाइज करेंगे, और हमने क्या किया यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, इसके साथ ऐड कर दिया सी टर्मिनल पे फॉक1। अब ये फॉक1 एंडोन्यूक्लियस है, ये यहाँ पे होगा, इसी प्रकार रिवर्स डायरेक्शन में भी होगा, और ये जब डायमराइज होगा तो ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और कट लगा देता है, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक कर देता है यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक करेगा, अब जैसे एक चीज और हमें यहाँ पे बतानी है, जैसे कि हमने बोला था अमाइनो एसिड रिपीट सीक्वेंस डिफर बाय टू अमाइनो एसिड इज कॉल्ड रिपीट वेरिएबल डाई रेसिड्यूज, आरबीडी। जैसे कि जो ये टैलन की प्रोटीन है, ये टैलन यहाँ पे डिफरेंट टाइप टैलन दिखाई गई है, येलो, रेड, ये सब टैलन डिफरेंट टाइप के टैलेंट्स है। ठीक है, तो इसमें आर सीक्वेंस तो कंजर्व होता है, लेकिन ओनली टू रिपीट जो होते हैं वो कंजर्व नहीं होते, इन्हें बोलते हैं हाइपर वेरिएबल डाई रेसिड्यूज। ये सब में डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, इसी वजह से ये अलग अलग नाइट्रोजन बेस को रिकॉग्नाइज कर पा रही है टैलन। ठीक है, तो सब में ये मिलेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं रिपीट वेरिएबल डाई रेसिड्यूज, आरबीडी, या हाइपर वेरिएबल डाई रेसिड्यूज। ठीक है, इसी के बेस पर ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और तो टैलन पूरी कंजर्व है, ओनली दो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं वो अनकंजर्व्ड है, सब में डिफरेंट मिलेंगे, उसी बेस पे ये रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन बेस को। ठीक है, these two amino acid determine which nucleotide base is recognized। ठीक, ये मैंने बता दिया। अब ये जब डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगा देगा, अब इस डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक को या तो हम नॉन होमोलोगस इंड ज्वाइनिंग के द्वारा रिपेयर करेंगे या एचडीआर के द्वारा रिपेयर करेंगे। ठीक है, होमोलॉजी डायरेक्टेड रिपेयर पाथवे। जब डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लग जाएगा तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, या तो जीन को इंसर्ट भी कर सकते हैं या यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, तीसरा टूल्स जो है वो है पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड। ये पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो पेप्टाइड होता है वो न्यूक्लिक एसिड की तरह लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, ट्रिप्लेक्स फॉर्मिंग पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड मिमिक न्यूक्लिक एसिड बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम क्रिस्पर कैस। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड को मिमिक करती है, लेकिन होता किसका स्ट्रक्चर है, दे आर अ प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, they are different from CRISPR-Cas ZFN talent mediated genome editing system because PNA जो है वो do not use as a nucleus to introduce double stranded break। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक ये इंट्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। जो पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड है उसके पास न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है और वो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक जनरेट नहीं करता है। सीधा सीधा ये एक मेन डिफरेंस है ZFN और टैलेंट में, तो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है लेकिन पीएनए में न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती और ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक भी जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, होता क्या है, जो पीएनए है वो इन्वेड करता है डीएनए,
इन्वेट द डीएनए एंड सेपरेट टू स्ट्रैंड। जैसे जो है ये पीएनए है, इसने इसके अंदर एंट्री की और ये दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देता है एंड फॉर्म अ ट्रिपल हेलिक्स पीएनए डीएनए पीएनए। देखो पीएनए डीएनए पीएनए ये ट्रिपल हेलिक्स फॉर्म कर लेता है which introduce intrinsic DNA repair system to eliminate the triplets and providing exogenous donor DNA in the repair process lead to editing the genome for desired। ठीक है, एक्सोजीनस डोनर डीएनए यहाँ पे इंसर्ट करके हम रिपेयर सिस्टम का यूज करके यहाँ पे जीनोम को डिजायर्ड आउटकम दे सकते हैं, जीनोम को एडिट करके। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये हमारी जीनोम एडिटिंग टेक्निक हो गई है। एक चीज और टैलेंट के बारे में बता दें, यहाँ पे लिखी तो है लेकिन हम बता दें, टैलेंट जो होता है, टैलेंट टारगेट सिलेक्ट इज लिमिटेड बाय द रिक्वायरमेंट द टेल बाइंडिंग साइट शुड स्टार्ट विद थाइमिन रेसिड्यूज। थाइमिन रेसिड्यूज से स्टार्ट होती है और ये डीएनए मिथाइलेशन के लिए सेंसिटिव होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो हमारी 3 जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स हो गई हैं, ZFN ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस टैलेंट। इसके बाद हम बात करेंगे पीएनए प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। ये तीनों टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अगर मान लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के उससे इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फ्यूचर फ्यूचर रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना ध्यान से। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।